मॉर्निंग मैम। बेटा आज हम रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखे हुए नमक पाठ को पढ़ते हैं। नमक शब्द देखते ही सुनते ही हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ये तो एक छोटी सी चीज है, पर एक नमक पर ही इतना बड़ा हमारा चैप्टर, इतनी बड़ी बात कि नमक हमें क्या सिखा रहा है। रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था और इन्होंने बीए तक की पढ़ाई घर पर रहकर ही की। इसके बाद उन्होंने शादी के बाद इन्होंने इलाहाबाद में उर्दू में एमए की परीक्षा पास की। फिर 1947 में ये लखनऊ आई और वहां पर ये करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। 1965 में इनकी नियुक्ति हुई सूचना विभाग में और इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी और इस प्रकार से बहुत से पुरस्कार इनको प्राप्त हुए और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1979 को हुई। जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, जिसने लिखा है उसके बारे में भी पहले जानना पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इनकी मूलतः फिर आप रचनाओं के बारे में देखेंगे। उर्दू गुलाब इनकी कहानियों के संग्रह का नाम था और इनका कथा साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, बच्चों के साहित्य लिखे हैं और वास्तविक लेखन तो किया ही है। वास्तव में जो हमारे जीवन में घटना घटती है वो लेखन तो इन्होंने किया ही है। साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी इन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, उर्दू भाषा में। इनकी कहानियां जो है वो अपने पारिवारिक मूल्यों में नैतिकता लाने के लिए, नैतिक मूल्यों से संबंधित, सद्भाव, अच्छे भावों से संबंधित और जो कुछ आज के परिवेश में हो रहा है कि किस प्रकार से परिवारों में पारिवारिक मूल्यों में बदलाव आ रहे हैं, उससे संबंधित भी इनकी कहानियां हैं। इनकी भाषा सरल है, सहज है और आप देखेंगे लेसन में कि बड़ी ही मुहावरेदार है। मैं बोलूँ और कुछ कुछ कहानियां, ये नहीं कि इन्होंने सारी कहानियां उर्दू भाषा में ही लिखी है। आज हम पढ़ रहे हैं ये कहानी इनकी हिंदी भाषा में ही है। हिंदी भाषा में भी इन्होंने अनेक कहानियां लिखी हैं। जो ये नमक पाठ है, ये नमक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सरहद बॉर्डर के दोनों तरफ के जो लोग दोबारा बसे हुए थे उनके दिलों की मार्मिक कहानी है, हृदय को छू लेने वाली कहानी है। दिलों को देखने के लिए, अब किसी के दिल को कोई कैसे देख सकता है? उसके एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। दिल के अंदर जाकर तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन जो हमारे भाव हैं वो हमारे दिल की हर बात को बताते हैं। दिलों की इस कोशिश में कि इनको कैसे टटोला जाए, कैसे इनको देखा जाए, कैसे अपने पराये का पता लगे, कैसे देश परदेश का पता लगे। देश, अब भारत हमारा देश है, इस समय पाकिस्तान हमारे लिए परदेश है। तो ऐसे सवाल हमारे इस पाठ में हमारे सामने हम प्रश्न लाते हैं। जो लोग पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हुए थे और जो भारत से जाकर पाकिस्तान में बसे हुए थे, उनके दिल जो है वो अपने देश के साथ ही जुड़े हुए हैं। भले ही एक रेखा, राजनीतिक कारणों के कारण एक रेखा खींच दी गई हो मानचित्र पर, लेकिन उनके दिलों में कोई भी अंतर नहीं है। दिल उनके अपने देश से, अपने वतन से, अपनी भूमि से जुड़े हुए हैं।
अब यहाँ पर इसी बात को हम देखते हैं कि एक सिख बीवी जो आज भी लाहौर को अपना वतन मान रही है, और वो अपने उपहार के रूप में, सौगात के रूप में वहां का नमक लाए जाने की एक फरमाइश करती है, और जो एक कस्टम अधिकारी है वो नमक ले जाने की इजाजत देते हुए दिल्ली को अपना वतन मानता है, क्योंकि वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, भले ही वो दूसरी सीमा पर है। इसी तरह यहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि जो कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता है, उन्होंने कहा है मेरा वतन ढाका है, और राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, लेकिन मजहब के आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर भी क्या है, अपने दिल उसी वतन में बसाए हुए हैं। चाहे उनकी जगह दूसरे देश में हो गई है रहने की, वो दूसरे देश में रह रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके अंतर्मन में अपना वतन बसा हुआ है, उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके दिल में अपना वतन बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये कहा जाता है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। एक सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में चली जाती है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां पर चली गई। वहां पर उसने एक सिख बीवी को देखा, और उस बीवी को देखकर वो बहुत हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन था बॉडी का, जो उसकी बॉडी का और पहनावा, जो भी कुछ उसको दिखाई दे रहा था, वो सफिया की माँ की तरह था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मेरी माँ ही है। कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम किसी इंसान को देख लेते हैं कि ये तो बहुत ही दिखा हुआ है, ये हमारे घर के किसी सदस्य, मेरी माँ, मेरी बहन की तरह लगता है। अब जो सफिया थी, वो बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से देख रही थी, बहुत ही प्रेम पूर्वक देख रही थी। अब उसकी इस नजर को देखकर प्रभावित होकर जो सिख बीवी है, उसने क्या किया, उसके बारे में पूछती है। तब उसे पता लगा कि वो अब सुबह ही लाहौर जा रही है। तो वो क्या, लेखिका, लेखिका कौन है? रजिया सज्जाद जही। वो लेखिका के पास आकर अब लाहौर की बातें करने लगी। नेचुरली है कि हम जिस जगह पर रहते थे, वहां से संबंधित कोई भी प्राणी हमें मिल जाए तो हम उसके साथ में कुछ उस जगह की बात भी कर लेंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो वो क्या बताती है कि जब विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस समय वो भारत आई थी। 1947 में जब विभाजन हुआ, तो कुछ लोग पाकिस्तान के या इंडिया में आ गए, भारत में आ गए, और भारत वाले पाकिस्तान में चले गए। वो कहती है कि उनका वतन तो लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय अब सफिया ने क्या कहा, लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछ लिया कि मैं जा रही हूं, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? तो उसने बहुत ही हिचकिचाहट के साथ क्या कहा, लाहौरी नमक लाने को कहा। लाहौरी नमक कहने को एक साधारण सी चीज है, लेकिन लाहौरी नमक लाने के लिए कानून जो है वो इजाजत नहीं देता था, उस पर प्रतिबंध था। अब वो लाहौर में क्या करती है, 15 दिन तक रुकती है। उसके भाई उसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उसकी, और सब लोग जो भी उससे मिलने वाले आते हैं, वो उसके लिए बहुत सारे उपहार, गिफ्ट लेकर आते हैं। लेकिन उसके सामने अब एक ही समस्या बनी हुई थी। ये कृष, आप बताओ उसके सामने क्या समस्या बनी हुई थी? मैम किसके सामने? लेखिका के सामने। यस मैम। बेटा जरा जोर से बोलिए। क्या पूछा आपने? दोबारा रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी।
यस, उसके सामने बेटा क्या समस्या बनी हुई थी? सिर्फ नमक ले जाने की। सिर्फ मैं हाँ, नमक की क्योंकि पूजा कैसे वहाँ लेके अलाउ जाऊं? नहीं था वहाँ पे। हाँ, अगर किसी ने मेरे से कुछ उपहार के रूप में, सौगात के रूप में कुछ मांग लिया तो मैं उसको कैसे लेके जाऊं? अब क्या होता है देखो, उसके बाद में जब वो नमक ले जाने की बात करती है अपने भाइयों के साथ में, उसके भाइयों ने असलियत उसको बताई कि अगर तुम नमक ले जाना चाहती हो, ये गैर कानूनी है, कानून के अगेंस्ट, कानून के विरुद्ध तुम इसको लेकर जाओगी। और इससे वो बहुत ही डर गई, एकदम से झुंझुलाने लगी, लेकिन नमक ले जाने की जिद करने लगी। तो भाई ने कहा, भाई ने उसको पूरी पूरी साफ बात बताई कि अगर कस्टम अधिकारी ने पकड़ लिया तो कितनी इंसल्ट, कितनी बेइज्जत होगी आप। लेखिका, लेकिन लेखिका जो थी वो उसको चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। सब कुछ पता होते हुए भी वो उसको चोरी से बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहती थी। और भाई उसको सख्त कानून के बारे में बार बार बता रहा था। बस सोचती रही बहुत कि कैसे करूं, क्या प्लानिंग बनाऊं, कैसे लेके जाऊं, मैं चोरी भी ना लेके जाऊं और कानून से भी डरती थी। रोने लग गई। अब सबने उसको चुप करवाया। अब ऐसा समय आ गया, 15 दिन तो बीतते हुए देर नहीं लगती कहीं भी हम जाते हैं तो, कि उसको जाना था यथास्थान, जिस स्थान से आई थी। उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली, सारा सामान उसने अपना बांध लिया। अब उसकी एक चीज शेष रह गई थी, बच गई थी। वो क्या बच गई थी? यस श्रुति, आप बताइए, क्या चीज बच गई थी उसकी? यस अनुभव, आप बताओ बेटा। सफिया ने सारी पैकिंग कर ली, लेकिन उसकी एक चीज बच गई थी जिसके कारण वो इतनी परेशान हो रही थी। क्या चीज बच गई थी उसकी? अनुभव यस मैम। बोलो बेटा, क्या चीज उसकी रह गई थी जो पैकिंग नहीं की थी उसने? नमक। नमक की पुड़िया। और एक और चीज थी अनुभव, कीनू की टोकरी। वो हाँ कीनू भी ना जो लेकर जाना चाहती थी। अब हाँ जब उसका गुस्सा उतरा, थोड़ा थोड़ा शांत हुई, तो उतरने पर भावना के फीलिंग, भावना जिसे फीलिंग कहते हैं, उसके स्थान पर उसकी बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। कहने का मतलब अब वो बुद्धि से काम लेने लगी। उसने क्या किया, वो कीनुओं की जो टोकरी थी उसके नीचे नमक की पोटली, नमक की पुड़िया छुपा दी। क्यों? क्योंकि उसने आते हुए देखा था कि भारत से केले जा रहे थे, और जब वहां पर कस्टम अधिकारी चेक कर रहे थे तो किसी ने उन केलों को चेक नहीं किया था, उन केलों को देखा तक भी नहीं था। और उसने कहा कि अब पाकिस्तान से कीनू जा रहे तो कोई नहीं देखेगा इस फ्रूट को, कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह उसने सोचा, अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई कि नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। उसने थोड़ा सा दिमाग से सोचा, बुद्धि से सोचा उसने। अब उसका जाने का समय है, वापिस आने का समय है भारत में। तो क्या कर रही है, उसको जितना वहां का सौंदर्य है, वहां की सुंदरता है, वहां जो उसके रिश्तेदार आ रहे थे, उसके भाई बंधु आ रहे थे, जो अपने भाई भतीजों से मिल रही थी, वो सबकी बातें याद आने लगी। ये सबके साथ बेटा ऐसा होता है। अगर हम भी कहीं पर जाते हैं और जैसे हम अपने भाई के पास जाएं, अपनी बहन के पास जाएं, आप लोग जाओ कहीं भी, तो आपको जितने दिन आप वहां पर रहे हो वो तो आप ठीक ठाक रह लेते हो, लेकिन जब आपको वापस अपने स्थान पर लौटना होता है तो वहां की सारी बातें एकदम से दिमाग में आती है। तो अब वो लाहौर से जा रही है, उसको लाहौर की कौन कौन सी
खूबसूरत इमारतें, इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और सूरज की वो जो डूबती हुई किरणों का दृश्य उसको बहुत ही याद आने लगा, बहुत ही अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। एकदम सोई पड़ी थी, जब सब उसको ना ये सब कुछ याद आ रहा है, उसकी आंख खुली और उसका हाथ जो था वो जो कीनू थे, कीनुओं की टोकरी पर पड़ गया। अब उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर पड़ा। उसके दोस्त ने कहा था कि ये क्या है, हिंदुस्तान व पाकिस्तान की एकता का मीवा है। भले ही विभाजन हो गया है, लेकिन ये जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता, उसके अंदर यूनिटी, एक होकर रहने का ये मीवा है। अब वो जाती है, वेटिंग रूम में बैठी हुई है, उसके भाई ने उसको टिकट लेकर दे दिया। पहले ऐसा ही होता था, ऑनलाइन तो कोई भी बुकिंग नहीं होती थी कि अगर बहन जा रही है तो भाई उसको टिकट विकेट लेकर देते थे कि इसको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ये भी एक सम्मान होता था। मतलब आखिरी समय तक भाई उनको सम्मान देकर वहां से विदाई कर रहे हैं। वो सोच रही थी कि जो मैंने कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया रखी है वो तो सिर्फ मुझे ही पता है और किसी को भी नहीं पता। अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, मान लो मैंने या आपने कोई भी ऐसा काम किया है, तो मैं सोचती हूँ या आप सोचते हो कि ये तो मुझे ही पता है और किसी को भी नहीं पता। तो वो ऐसा सोच रही थी कि ये तो मैं ही जानती हूँ कि टोकरी की तह में या टोकरी के नीचे, जो कीनुओं के नीचे मैंने नमक की पुड़िया रखी है, ये तो मुझे ही है। और उसको ये डर भी लग रहा था कि कोई इसको देख ना ले। अब जा रही है जहां पर उसकी चेकिंग हो रही है, कस्टम अधिकारी ने जब सामान की जांच करने लगा तो उसने अपने दिमाग में पहले से ही वैसे उसके मन में था कि मैं चोरी नहीं लेकर जाऊंगी। तो उसके मन में एकदम से ये प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? कि वो इस मोहब्बत का तोहफा जो है, प्यार का तोहफा, चोरी से नहीं लेकर जाएगी। उसने क्या किया, जल्दी से वहां कीनुओं के नीचे से वो पुड़िया निकालकर अपने हैंडबैग में रख ली। और हैंडबैग तो इतना कोई चेक भी नहीं करता वैसे, उसने हैंडबैग में रख ली। तो बैग उसने हाथ में लिया हुआ था। अब उसका सामान जब चेकिंग हो गई, जांच के बाद जब रेल की तरफ, ट्रेन की तरफ पहुंच रहा है, तो एक वो कस्टम अधिकारी की तरफ खुद ही जाती है वो। और वो जैसे मतलब बहुत ही पतला दुबला सा था, तो उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। अब को दिल्ली बताया तो उसके दिमाग में क्या आया, लेखिका ने क्या किया, हैंडबैग को निकाल, हैंडबैग में से हैंडबैग जो था ना उठाकर मेज पर रख दिया, अपने हाथ से उठा, और नमक की पुड़िया उसमें से निकाल कर सामने रख दी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। बेटा वैसे एक बात है कि अगर हम कोई भी चीज है, कोई भी बात, कोई भी गलत काम कर रहे हैं और हमारा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखा लेखिका ने उसको पहले कीनुओं की टोकरी के नीचे रखा नमक की पुड़िया को, फिर उसने अपने हैंडबैग में रख लिया, और फिर उसने क्या सोचा कि मैं इस मोहब्बत के तोहफे को चोरी नहीं ले जाना चाहती हूँ। उसकी इनर कॉन्शियस ने उसको चोरी नहीं ले जाने दिया, अंतरात्मा ने। तो वो क्या करती है, उस बैग को मेज पर रख देती है और नमक की पुड़िया भी निकाल कर सामने रख देती है और सब कुछ उस कस्टम अधिकारी को बता देती है, सब कुछ साफ साफ बता देती है। कभी बेटा आप भी कोई गलत काम कर रहे हो और मान लो आपकी इनर कॉन्शियस उसके लिए आपको नहीं गवाही देती कि ये काम नहीं करना, तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मुझे सचमुच कर लेना चाहिए, जो भी सच काम कर लेना चाहिए। एक सच बोला जाएगा और झूठ के लिए हजारों झूठ बोले जाएंगे, एक झूठ को छुपाने के लिए, झूठ से झूठ, झूठ से झूठ। यहाँ पर हमें इस भी बात की प्रेरणा मिलती है, देश प्रेम की भावना
वतन, अपने दिलों में प्रेम की भावना वतन के प्रति, ये तो है, लेकिन यहाँ पर हम लेखिका की बात को देखकर कि सच्चाई से किए हुए काम में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती, किसी प्रकार का डर नहीं होता। अगर मैं सच्चाई से कोई काम कर रही हूँ तो मुझे चाहे मेरे सामने कितनी भी मुसीबतें आ जाए, मैं उनका सामना कर सकती हूँ, जैसा कि लेखिका कर रही है। अब उसने क्या किया, उसने कस्टम अधिकारी को सब कुछ बता दिया, कस्टम अधिकारी ने सब कुछ सुन लिया और खुद ही क्या किया, उस पुड़िया को लपेट कर उसके बैग में रख दिया। आपने अगर क्लास में या आप इस समय घर में बैठकर पढ़ रहे हो, आपने कोई काम नहीं किया, आप सचमुच अपनी अध्यापिका को बता दोगे, इतना झूठ फेर आप नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपकी अध्यापिका आपको माफ कर देंगी, कहेंगी अच्छा बेटा, आज नहीं किया आपने ये काम तो कल आप जरूर कर लेना। शायद आपको अध्यापिका यही उत्तर देंगी, आपको इतनी डांट नहीं लगेगी, आपको कोई डर की बात नहीं लगेगी। हर कोई इंसान, अगर कोई सामने वाला अच्छे तरीके से बात करता है, सच्चाई से बात करता है, तो जो उससे कुछ बात पूछ रहा है वो भी उसके साथ में पूरा साथ देता है। लेकिन गलत काम के आगे तो भगवान भी साथ नहीं देते, इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कस्टम अधिकारी क्या कर रहे हैं, कस्टम अधिकारी ने उसकी पुड़िया को अच्छे तरीके से लपेट कर खुद ही सत्या के बैग में रख दिया। कितना अच्छा लग रहा है हमें सुनकर कि उसकी परेशानी कितनी आसान तरीके से हल हो रही है। और क्या कहा उसने कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो ये मोहब्बत का तोहफा है, ये तो आप लेकर जा रही हो, मोहब्बत के सामने कोई कानून जो है वो कुछ भी नहीं रहता, जो कानून है वो भी बदल जाता है। यहाँ पर यही कहा गया है कि मोहब्बत के सामने कस्टम वाले भी मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, लाचार हैं, उनके सामने कानून का भी कोई प्रभाव नहीं रहता, निष्प्रभावी हो जाता है कानून। मोहब्बत कानून को धक्का देकर आगे चली जाती है। मोहब्बत जो है वो उसके सामने हर चीज फीकी है। वह स्वयं जो है नमक की पुड़िया की को लेखिका के बैग में रखकर यह वाक्य बोलता है, खुद करता है ये काम और फिर बोलता है ये काम। ठीक है, तो आज बेटा हम इस पाठ का इतना ही अंश पढ़ेंगे और कल हम इसका अग्रिम भाग पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आप अपने अपने घर में बैठे हुए पाठ को अच्छे तरीके से दोबारा पढ़ोगे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अपने वतन के प्रति प्रेम जाग उठता है और ऐसा लगता है कि कुछ भी भारत पाकिस्तान विभाजन कुछ भी नहीं है, ये सब सीमाओं के रेखाओं के रेखाएं खींचकर विभाजन किया गया है, लेकिन हर किसी को अपने वतन से पूरा प्रेम है। ठीक है बेटा, आज सिर्फ इतना ही। ये साक्षी स्टॉप